हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने वाला हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। एज ऑफ 2021 ये टेक्नोलॉजी काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। क्रिप्टोकरेंसी, डीफाई मार्केट, एनएफटी, दिस इंडस्ट्री इज बूमिंग। अभी के टाइम के मोस्ट एक्साइटिंग टेक ट्रेंड्स आर ऑल रिलेटेड टू ब्लॉकचेन। चाहे आप एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर इस फील्ड में एंटर करना चाहे या एज एन इन्वेस्टर, किसी भी चीज से पहले जरूरी है टू अंडरस्टैंड हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। क्या है ये ब्लॉकचेन और कैसे वर्क करता है? क्या ये सच में एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है और इज इट जस्ट अ फड? इस वीडियो में मैं आपके यही सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और ट्राई करूंगा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा पाऊं क्या है एक्चुअली ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं और किसी भी तरह की खरीदारी करते हैं, देन कभी कभी आपने नोटिस किया होगा शॉपकीपर के पास एक बुक होती है। उस बुक में आपकी शॉप पे की गई ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर की जाती है, जिसे हम लेजर कहते हैं और हिंदी में बही खाता। कितने पैसे आपने दिए, कितने बाकी है, ये सारे डिटेल्स शॉपकीपर उस लेजर के अंदर लिखता है। वैसे ही ब्लॉकचेन भी एक तरह का लेजर का वर्क करती है। जस्ट लाइक लेजर, ब्लॉकचेन भी रिकॉर्ड बुक की तरह यूज में आती है और जैसे रिकॉर्ड बुक के अंदर पेजेस होती है, वैसे ही इस ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स होती है और हर ब्लॉक के अंदर कुछ डेटा स्टोर रहती है। अब ये डेटा किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक मेडिकल रिकॉर्ड्स, डिजिटल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन की बात करें हम, तो उसके ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा होती है वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स के ऊपर बेस्ड होती है। यानी कि ए ने बी को कितने बिटकॉइंस भेजे हैं, बी ने सी को कितने बिटकॉइंस भेजे हैं, ये बिटकॉइन के ब्लॉक्स के अंदर स्टोर रहती है। ब्लॉकचेन टर्म को सबसे पहले यूज किया गया था 1991 में स्टुअर्ट हैवर और डब्ल्यू स्कॉट टोर्नेटा के द्वारा, बट प्रैक्टिकली यूज में ये 2008 में आया, जब एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल विद अ सूडो नेम सतोशी नाकामोटो, उन्होंने बिटकॉइन बनाया। उसके बाद से ही ये टर्म ब्लॉकचेन काफी ज्यादा पॉपुलराइज होना स्टार्ट हो गई। अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ डेटा। नाउ अब हम एक टेक्निकल ओवरव्यू पे जाएंगे कि कैसे एक ब्लॉकचेन वर्क करती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिटकॉइन के ब्लॉक की बात करें, किस वॉलेट से किसके वॉलेट में कितने बिटकॉइंस गए हैं, ऐसी डेटा होती है। एंड हर एक ब्लॉक के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा स्टोर हो सकती है। बिटकॉइन के एक ब्लॉक के अंदर यूजुअली 1500 ट्रांजैक्शन स्टोर किए जा सकते हैं। उसके बाद आगे एक न्यू ब्लॉक ऐड हो जाती है। हर एक ब्लॉक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस डेटा के ऊपर एक यूनिक हैश कोड जनरेट की जाती है। इन हैश कोड को कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज के थ्रू जनरेट किया जाता है एंड एवरी ब्लॉक हैज अ यूनिक हैश कोड जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट। बिटकॉइन के अंदर जो क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज यूज होती है हैश कोड को जनरेट करने के लिए, उसे हम SHA-256 कहते हैं। SHA स्टैंड्स फॉर सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। नो मैटर आपकी डेटा कितनी भी बड़ी हो, इस लैंग्वेज के थ्रू उस डेटा को यूज करके जब हैश जनरेट की जाएगी तो वो हमेशा 256 बिट लॉन्ग ही होगी। यहाँ पे मैं आपको इस कैलकुलेटर की मदद से दिखाता हूँ कैसे एक हैश जनरेट होती है। अगर मैं इस सेंटेंस में थोड़ी भी चेंज करूं, बस एक खाली स्पेस ही क्यों ना ऐड करूं, जैसा आप देख सकते हैं उससे पूरी की पूरी हैश चेंज हो जाती है। हैशिंग फंक्शन के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे आप ब्लॉक के अंदर के डेटा को यूज करके हैश जनरेट कर सकते हैं, वैसे ही उस हैश को यूज करके आप वापस डेटा जनरेट नहीं कर सकते या डेटा का पता नहीं लगा सकते। रिवर्स करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और नॉर्मली जब 1-2 लाइन का डेटा होता है तब तो हैश कुछ मिली सेकेंड्स में जनरेट हो जाती है, बट अगर डेटा बड़ी होती है तो हैश जनरेट होने में काफी टाइम और कंप्यूटर पावर भी लगती है। ये तो हो गई हैशिंग फंक्शन को लेकर बात। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर डालूंगा मैं इसी चैनल पे, बट अभी के लिए हम वापस आते हैं ब्लॉकचेन पे। सो अभी तक हमने जो समझा है, एक ब्लॉक के अंदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ डेटा होती है, उसी डेटा के बेसिस पे जनरेट की गई एक यूनिक हैश कोड होती है और साथ में उससे जस्ट पहले वाली ब्लॉक यानी कि प्रीवियस ब्लॉक की भी हैश होती है। यानी कि एक ब्लॉक में टोटल 2 तरह की हैश होती है, एक उसकी खुद की और एक प्रीवियस हैश। और इसी तरीके से हर एक न्यू ब्लॉक के ऐड होने पे एक चेन बनती चली जाती है। यहाँ पे जो पहली ब्लॉक होती है जहां से चेन स्टार्ट होती है, जिसके पास कोई प्रीवियस हैश नहीं होता, उसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं हम। सो इसी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है हमेशा, और चाहे वो इन्फॉर्मेशन कितनी भी पुरानी हो, हम उसे ट्रैक कर सकते हैं अगर वो इस चेन का हिस्सा है तो। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लॉकचेन की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे पास बैंक्स भी तो है हमारे सारे ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। सो यहाँ पे टर्म आता है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड का। जो हमारी नॉर्मल बैंक एंड बाकी एजेंसीज है और भी फील्ड में, वो सारी सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी एक गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में, और वही सारी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करती है। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है, जब कभी भी आप अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को किसी भी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन पे रखते हो
हो, देन जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रही होगी वो कभी भी इंटेंशनली आपके डेटा को मैनिपुलेट कर सकती है। एंड इफ नॉट तो काफी केसेस ऐसे भी आए हैं जब किसी बैंक के साथ फ्रॉड हो गया या कोई प्लेटफॉर्म जिसपे आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो हैक हो गई। सो ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जिसे ब्लॉकचेन सॉल्व करती है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल अथॉरिटी इसे नहीं चलाती। बट ऐसा नहीं है ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज नहीं बन सकती। ब्लॉकचेन भी दो टाइप के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज्ड होती है और उस पर्सन के हाथ में होती है जो उसे क्रिएट करता है। वो चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकता है उसमें। बट हम इस वीडियो में सिर्फ पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे जिसका एग्जांपल खुद बिटकॉइन है। नाउ अब हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे क्यों एक पब्लिक ब्लॉकचेन यानी कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बेटर है एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से। उसके लिए हम एग्जांपल बिटकॉइन का ही लेंगे। सो जो बिटकॉइन है वो वर्क करती है डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क पे, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क। नाउ अगर कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल बैंक की बात कर ले, तो उसकी नेटवर्क काम करती है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। तो हमारी जितनी भी डेटा होती है जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स वो इस बैंक के सर्वर पे स्टोर होती है, और हमें जब कोई डिटेल चाहिए होती है या कोई ट्रांजेक्शन करना होता है तो हम एज अ क्लाइंट बैंक के मेन सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। और यही दिक्कत है, अगर इस सर्वर पे किसी तरह की मेंटेनेंस चल रही हो तो ये डाउन रहती है और उस टाइम पे हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती है। सेम विद अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे सारे यूजर्स की डिटेल एक जगह कंपनी के खुद के सर्वर पे होती है, और इन केस अगर वो एक सर्वर हैक हो गई तो मे बी हमारी डेटा करप्ट हो सकती है। बट ब्लॉकचेन के डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क पे ऐसा नहीं है। इसमें जो भी डिवाइस बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से कनेक्ट होगी वो इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी, जिसे हम नोड्स कहते हैं, और हर एक नोड के पास ब्लॉकचेन की एक पूरी कॉपी होती है, सेम कॉपी जो बाकी सारे नोड्स के पास है। सो अनलाइक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, यहाँ कोई मेन सर्वर नहीं है। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है वो पूरी की पूरी रन की जाती है बाय इट्स यूजर्स। इसीलिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ब्लॉकचेन के अंदर उसे करप्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी एक ब्लॉक के अंदर की इन्फॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश की जाए तो उस डेटा के चेंज होते ही उस ब्लॉक की हैश भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था, छोटे से चेंज से पूरी की पूरी हैश बदल जाती है, और उसके कारण उस ब्लॉक के आगे के जितने भी ब्लॉक्स है वो सारे करप्ट हो जाएंगे एंड वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करता है तो सबके पास एक ब्लॉकचेन की कॉपी है। तो इवन अगर एक नोड या यूजर के पास जो ब्लॉकचेन इन्फॉर्मेशन है वो करप्ट हो जाती है, फिर भी वो उस नेटवर्क पे मौजूद हजारों लाखों नोड से वो इन्फॉर्मेशन फिर से कॉपी करके अपने ब्लॉकचेन को करेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी ब्लॉक में हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी और वो ब्लॉकचेन का हिस्सा बन गया, देन फिर वो इन्फॉर्मेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता है। वो टेम्पर प्रूफ होती है और हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में उसका रिकॉर्ड रह जाता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह के करप्शन से आपकी डेटा के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है। और जो सेकंड थिंग है जो ब्लॉकचेन को और भी ज्यादा सिक्योर बनाती है, इस चेन के अंदर किसी भी न्यू ब्लॉक के ऐड होने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स जरूरी होते हैं। जो भी नोड उसके ब्लॉकचेन के अंदर एक नया ब्लॉक ऐड करता है उसे हम माइनर कहते हैं। जैसे बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन माइनर्स होते हैं। बट बिफोर एडिंग अ ब्लॉक टू अ ब्लॉकचेन, माइनर्स को एक कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करना होता है। बिटकॉइन माइनर्स को यूजुअली 10 मिनट देना पड़ता है उस पजल को सॉल्व करने में। फिर जो सॉल्यूशन निकलता है उस पजल का उसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। एंड देन वो माइनर उस सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क को नेटवर्क पे मौजूद बाकी नोड्स से शेयर करता है। बाकी नोड्स उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करते हैं और जब उन्हें लगता है हाँ ये सही है, तब वो उसे वोट करते हैं अगले ब्लॉक के लिए। और ब्लॉकचेन के अंदर उस ब्लॉक को ऐड होने के लिए मोर देन 50% वोट्स चाहिए होती है, तभी वो एज अ न्यू ब्लॉक ऐड हो सकता है। इसे हम कहते हैं कंसेंसस रूल, जहाँ पे लोगों की ट्रस्ट बचाती है डेटा को मैनिपुलेट होने से। तो अगर किसी हैकर को चेंज लाना भी है ब्लॉकचेन के अंदर तो उसे पहले मोर देन 50% डिवाइसेस हैक करनी पड़ेगी दुनिया भर से, जो कि एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आपको समझ आ गया होगा कितना सिक्योर है ये नेटवर्क। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कोई माइनर क्यों माइन करेगा किसी ब्लॉक को, क्योंकि माइनिंग एक काफी एनर्जी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्यों कोई कंसेंसस रूल को फॉलो करे और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को सॉल्व करके प्रूफ ऑफ वर्क दे। तो यहाँ पे एक रिवॉर्ड सिस्टम चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई बिटकॉइन माइनर एक न्यू ब्लॉक ऐड करता है बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के अंदर, तो ये काम सक्सेसफुली करने के कारण उसे कुछ बिटकॉइंस एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। इसीलिए इसमें माइनर्स के बीच बहुत हाई कॉम्पिटिशन रहती है एक एक ब्लॉक को करेक्टली ऐड करने के लिए। नाउ अगर प्रैक्टिकल यूसेज की बात करें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, देन बेसिकली ये एक सॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर में इसकी यूज हम देख ही सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, बट इसके साथ साथ इसके और भी काफी सारे यूज हो सकते हैं लाइक रियल स्टेट ओनरशिप में, जिसमें हम ब्लॉकचेन के थ्रू रजिस्ट्री करवा सकते हैं ओनर्स की। फॉर एग्जाम्पल, किसी हाउस के प्रीवियस ओनर को मुझे देखना है तो मैं इजिली ब्लॉकचेन के थ्रू जान पाऊंगा 10 साल पहले इस हाउस का ओनर कौन था।
वैसे ही मेडिकल सेक्टर्स में भी यूज होना स्टार्ट हो गई है ब्लॉकचेन की, जहां पेशेंट की डिटेल्स रखी जाती है और उस ब्लॉकचेन के अंदर उसकी पुरानी डिटेल्स के साथ कोई भी छेड़खानी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे ही टाइम के साथ काफी सारे यूजर्स बाहर आ रही है। जब बिटकॉइन बनाई गई थी उस टाइम ब्लॉकचेन की स्टेज 1 थी। उस टाइम इस पे बस क्रिप्टो करेंसीज की लेन देन होती थी, बट 2015 में इथेरियम लॉन्च हुई और वहीं से ब्लॉकचेन की स्टेज 2 शुरू हो गई, जिसके साथ ब्लॉकचेन की दुनिया में एक न्यू टर्म आई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के, उसके लिए एक अलग वीडियो लगेगी। बस इतना समझ लीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ब्लॉकचेन पे कोड रन होती है, लाइक किसी को कितने पैसे देने हैं, किन कंडीशंस पे, वो कोड के थ्रू ऑटोमेटिकली रन की जा सकती है। और इथेरियम के आने के बाद से ब्लॉकचेन पे डैप्स क्रिएट करना पॉसिबल हो गया है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। इन्हें क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो सॉलिडिटी है। अभी भी हम काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है और बहुत रैपिडली इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही है एंड आई बिलीव आगे के कुछ सालों में पूरी की पूरी इंटरनेट को बदल के रख सकती है ब्लॉकचेन। इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप कुछ हद तक आपको क्लियर हो गया होगा क्या है ब्लॉकचेन और कैसे वर्क करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में काफ़ी वास्ट है, इसे पूरी तरह से कोई 10 मिनट में नहीं समझ सकता, ना ही कोई समझा सकता है, बस एक ओवरव्यू मिल सकता है। काफ़ी सारे डाउट्स भी होंगे आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको और डीप में जानना है इसके बारे में तो चैनल के साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पे इन डेप्थ वीडियो ला सकूं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।